Hello guys, hope you all are doing well. In this video lesson, I gonna teach you about पाला डायनेस्टी. ठीक है, तो पाला डायनेस्टी के बारे में जानेंगे इस लेक्चर में. बहुत छोटा टॉपिक है और इस वीडियो के जरिए आप पाला डायनेस्टी के सारे पॉइंट ऑफ व्यू को कवर करेंगे. ठीक है, और इससे लगभग बीपीएससी, बिहार दरोगा, बिहार एसएससीजीएल, तमाम तमाम जितने भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन है सबसे क्वेश्चन, सब एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन जरूर बने हैं और बनते हैं. ठीक है, तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे पाला डायनेस्टी के बारे में. तो देखते हैं कि पाला डायनेस्टी का रीजन कहाँ पे है. पाला डायनेस्टी का जो क्षेत्र है, किन क्षेत्रों में इन्होंने अपना वर्चस्व स्थापित किया, तो वो है बंगाल और बिहार. ठीक है, तो ये वंश का उदय का कारण क्या है और क्यों उदय हुआ, किन परिस्थितियों में इन वंश का उदय हुआ, देखते हैं. तो कहा जाता है कि गुप्ता वंश का जब पतन हुआ तो आप उसके बाद आप इतिहास पढ़ते हैं गुप्तोत्तर वंश के बारे में, तो कुछ छोटे छोटे वंश का उदय हुआ भारत में, स्थानीय वंशों का उदय हुआ है. इसी क्रम में आप देखते हैं कि पंजाब में हून वंश देखते हैं, थानेश्वर हरियाणा में वर्धन वंश को देखते हैं, वल्लभी गुजरात में मैत्रक वंश को देखते हैं, कामरूप में वर्मन वंश को देखते हैं और थानेश्वर हरियाणा में वर्धन वंश को देखते हैं. तो ये जो वर्धन वंश है थानेश्वर हरियाणा वाला, तो उसका एक महत्वपूर्ण राजा हुआ हर्षवर्धन. हम अक्सर हर्षवर्धन को याद करते हैं, वर्धन वंश में हम हर्षवर्धन को याद करते हो कि एक महत्वपूर्ण राजा था. इसने दक्षिण भारत में भी अभियान किया था. ठीक है, और पुलकेशिन द्वितीय ने इनको पराजित किया था. ठीक है, तो खैर हम बात करते हैं वर्धन वंश में राजवर्धन की. राजवर्धन हर्षवर्धन के बड़े भाई हैं. ठीक है, तो राजवर्धन की हत्या शशांक ने कर दी. अब शशांक कहाँ है, कौन है शशांक? शशांक बंगाल का शासक होता है. ठीक है, बंगाल बंगाल में एक गौड़ वंश चल रहा होता है, यानी गुप्तोत्तर जब काल था, गुप्तोत्तर पीरियड था, उसी समय बंगाल में एक गौड़ वंश का शासक था शशांक. शशांक वही व्यक्ति है जिसने भगवान बुद्ध ने जहाँ ज्ञान की प्राप्ति की थी, बोध गया बिहार में, और जिस पेड़ के नीचे उन्होंने, पीपल के पेड़ के नीचे उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी, उसी पेड़ को उन्होंने काट कर गंगा में बहा दिया था. ठीक है, तो वही शशांक है और ये शैव धर्म को मानता था और बुद्ध धर्म से इसको बड़ी चिर मरती थी. ठीक है, तो बात करते हैं शशांक की. शशांक ने ही राजवर्धन, जो मतलब हर्षवर्धन 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 के बड़े भैया राजवर्धन, उसकी हत्या कर दी. ठीक है, अब हत्या करने के रीजन हम जानेंगे, वर्धन वंश से पढ़ेंगे, उसके बारे में जानेंगे. उनकी हत्या कर दी तो हर्षवर्धन राजा बनता है और उन्होंने क्या कर दी, शशांक की हत्या कर दी. शशांक की हत्या करने के बाद आप देखते हैं कि बंगाल खाली हो जाता है. बंगाल जब खाली होता है तो वहाँ राजा की उपस्थिति में, राजा की अनुपस्थिति में, वहाँ किसी प्रकार कोई राजा नहीं था, राजा की अनुपस्थिति में अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई. जब अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई, ऐसे स्थिति में हमें जरूरत था कि एक ऐसे वंश का उदय हो जो जो क्या करे, बंगाल में शांति स्थापित करे. तो वहाँ के बुजुर्ग लोगों ने, वहाँ के वर्चस्वशाली लोगों ने क्या कर दिया, एक ऐसे व्यक्ति को राजा बनाया जो कि एक सैनिक है. आप जो बात करेंगे पाल वंश को स्थापित करने वाले, बात करेंगे गोपाल की, बात करेंगे गोपाल वही व्यक्ति जो एक सैनिक है. उनके पिता का नाम वापियाता है. ठीक है, और ये दोनों ही सैनिक थे. तो एक सैनिक ने ही क्या कर दी, बंगाल गद्दी पे बैठते हैं. ठीक है, उन्होंने पाल वंश को स्थापित किया. ठीक है, अब ये पाल ही वंश क्यों, ये पाल ही क्यों? तो पाल का मतलब होता है प्रोटेक्टर. एक्चुअली ये सैनिक थे और सैनिक ने ही क्या कर दी, लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, लोगों की अराजकता की स्थिति से बचाने के लिए पाल वंश स्थापित करी. तो ये पाला मतलब जो है वो प्रोटेक्टर होता है. प्रोटेक्टर, पाल मीन्स प्रोटेक्टर. तो पाला डायनेस्टी का उदय हुआ इस प्रकार से. वहाँ के स्थानीय लोगों ने, वहाँ के प्रतिभाशाली लोगों ने एक ऐसे व्यक्ति को राजा बना दिया जो बात बात के दिनों में बंगाल में अराजकता की स्थिति को खत्म करी. ठीक है, तो आप देखते हैं कि बंगाल में एक नई वंश का उदय होता है, पाला डायनेस्टी, जो 750 एडी में एक व्यक्ति जिसका नाम गोपाल है, वो एक सैनिक भी है. उनके पिता भी एक सैनिक थे जिसका नाम था वापियाता, वो भी सैनिक थे और उन्होंने पाल वंश की स्थापित करी बंगाल के अंदर. धीरे धीरे उन्होंने बंगाल के अलावा बिहार को भी अपना बिहार में भी अपना वर्चस्व स्थापित किया. ठीक है, तो इस प्रकार से इन्होंने, और आप धर्म की बात करो, ये लोग बुद्धिज्म को मानते हैं. आप देखो जितने भी राजा आएंगे, चाहे वो गोपाल हो, धर्मपाल हो, देवपाल हो, बिग्रापाल हो, नारायण पाल हो, महिपाल प्रथम हो, महिपाल द्वितीय हो और मदन पाल हो, तमाम जितने भी राजा आए, सभी राजाओं ने ही बुद्धिज्म को प्रचार किया. कोई तिब्बत भेजेगा प्रचार करने के लिए, कोई जावा के शासक जब उनको बोलेंगे कि नालंदा में बौद्ध मठ बनानी है, बौद्ध विहार बनाना है, तो उनके लिए 5 गांव भी दान देंगे, है कि नहीं? तो ये लोग, आप देखोगे इनके भी हम जानेंगे हिस्ट्री, तो ये राजा बौद्धिज्म को बढ़ावा देंगे. ठीक है, तो यही कहानी है उनकी. और ये चैप्टर करने से पहले आपको कम से कम 3-4 प्लेस के बारे में, लोकेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए. जैसे ओदंतपुरी कह दूं तो ओदंतपुरी सुनते ही आपके माइंड में चलना चाहिए बिहार का एक जिला नालंदा. नालंदा में एक जगह है ओदंतपुरी बिहार, ओदंतपुरी. ओदंतपुरी में महाबिहार वगैरह स्थापित होगा, उसके बाद चर्चा बाद में करेंगे. पहले हम जान लीजिए ओदंतपुरी जो है और नालंदा बिहार में है. ठीक है,
नालंदा में, बिहार शरीफ में। नालंदा में एक जगह है बिहार शरीफ में आपका उदनपुरी, ठीक है? तो एक जगह तो ये पता होना चाहिए, दूसरा शहर पता होना चाहिए सोमपुर। सोमपुर महाबिहार के स्थापित सोमपुर जो है ना बांग्लादेश में पड़ता है। पहले तो बंगाल में ही था, जब डिवाइडेशन हुआ तो आप देखते हैं कि सोमपुर अब बंगाल में पड़ता है। इसके अलावा एक और जगह कन्नौज के बारे में पता होना चाहिए। कन्नौज एक महत्वपूर्ण संघर्ष है। कन्नौज का 53 संघर्ष के बारे में बात करेंगे। इसमें राष्ट्रकूट, गुर्जर प्रतिहार और पाल वंश के शासक धर्मपाल लड़ेंगे, है कि नहीं, तो इनके बारे में जानेंगे। कन्नौज एक उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण शहर है, ठीक है? इसके अलावा आप पाटलिपुत्र के बारे में जान लीजिए। पाटलिपुत्र आज पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र था, ठीक है? तो पाटलिपुत्र, कुसुमपुर, बला बला जो भी नाम है इनके, ठीक है? तो पाटलिपुत्र के बारे में जान लीजिए। तो पाटलिपुत्र पटना का पुराना नाम है। और कन्नौज के बारे में जान लिया, उत्तर प्रदेश का एक शहर है, ठीक है? और बंगाल, बिहार के बारे में हमको पता ही, उदनपुरी के बारे में पता है, सोमपुर के बारे में पता है। हाँ, एक जावा के बारे में पता है। जावा जो है ना, वो इंडोनेशिया, जावा जो है वो इंडोनेशिया का एक द्वीप है, ठीक है? इसके बारे में पता होना चाहिए। तो इन 3-4 लोकेशन के बारे में पता होना चाहिए और आप ये चैप्टर आराम से कर लेंगे। तो ठीक है, आगे की क्लासेस हम देखते हैं कि नोट पे, ठीक है? नोट पे देखते हैं इस क्लासेस को, और आई होप आप इस वीडियो को एंजॉय करेंगे। देखते हैं पाल वंश को, ठीक है? तो पाल वंश, जैसे मैंने आपको बताया कि पाल वंश का क्षेत्र जो था वो बंगाल और बिहार वाला रीजन था, ठीक है? बंगाल और बिहार रीजन में क्षेत्र ये लोग थे, ठीक है? और इन्होंने बौद्ध धर्म को एक्सेप्ट किया था और इनकी बात के राजाओं ने भी बुद्धिज्म धर्म को एक्सेप्ट किया था, ठीक है? और इनकी राजधानी पाटलिपुत्र यानी पटना हुआ करती थी। कहा जाता है कि पाटलिपुत्र में न तमाम कई वंशों ने भी अपने राजधानी स्थापित किया था, जिसमें आप अक्सर ट्रिक से याद करते हो, हसीन मासुक शाह, हर्यक वंश, सुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, ठीक है? शुंग वंश, कन्नम वंश वगैरह-वगैरह तमाम वंशों के बारे में बात करते हो। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ दे कि पाटलिपुत्र को अंतिम बारी राजधानी किसने बनाया था? तो वो पाल वंश ने ही राजधानी बनाया था, ठीक है? तो पाल वंश अंतिम राजवंश था, जिसने क्या करी, जिसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया था, ठीक है? पटना को बनाया था और लगभग 400 वर्षों तक इन्होंने अपनी सत्ता स्थापित करके रखी थी बंगाल में, ठीक है? सबसे पहला जो रूलर आया वो गोपाल था, ठीक है? गोपाल करीब 20 वर्षों तक उन्होंने राज करा, 20 वर्षों तक बंगाल की सत्ता स्थापित करी थी, ठीक है? 20 वर्ष तक इन्होंने बंगाल पे अपनी सत्ता बनाई रखी, ठीक है? तो गोपाल पहला शासक था। तो बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ, बीपीएससी बिहार स्पेशल में आप देखते हो प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो पाल वंश का फाउंडर या संस्थापक गोपाल हुआ, ठीक है? गोपाल वही व्यक्ति है जो कि एक सैनिक है और उन्होंने पाल वंश को स्थापित किया था, ठीक है? बंगाल के अंदर। और सबसे पहली बात करूँ तो ये बंगाल के अलावा बिहार बिहार वाले क्षेत्र में भी इन्होंने अपना शासन को फैलाया था, ठीक है? और उदनपुरी मैंने बताया था, उदनपुरी नालंदा उदनपुरी बिहार शरीफ नालंदा में पड़ता है, ठीक है? तो इन्होंने क्या करी, उदनपुरी में ही बौद्ध मठ का निर्माण कराया था। और आपको पता होना चाहिए मठ क्या होता है और बिहार क्या होता है, 2 टर्मिनोलॉजी आपको पता होना चाहिए। मठ क्या है और बिहार क्या है? देखो, मठ और विहार। विहार का मतलब होता है बौद्धों के निवास स्थान। बौद्धों के निवास स्थान को विहार कहते हैं, ठीक है? और मठ का मतलब होता है बौद्धों की पूजा करने की जो स्थान होता है उसको मठ कहते हैं, ठीक है? तो बात करते हैं कि इन्होंने अपना अपना चित्र बंगाल और से बिहार तक तो फैलाया ही, साथ में इन्होंने उदनपुरी बिहार का निर्माण कराया था। इसके अलावा भी इन्होंने उदनपुरी विश्वविद्यालय का स्थापित इन्होंने किया था। तो इनके 3 काम आपके माइंड में होना चाहिए। गोपाल पाल वंश का संस्थापक था, जिन्होंने उदनपुरी मठ की स्थापना करी और उदनपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना करा। इसके अलावा इन्होंने बंगाल के अलावा बिहार क्षेत्र को इन्होंने फैलाया था अपना पाल वंश को, ठीक है? तो अब बात करते हैं नेक्स्ट जो आपका वंश है वो नेक्स्ट जो राजा आता है जो कि गोपाल का ही उत्तराधिकारी है, धर्मपाल। धर्मपाल जब आता है तो इन्होंने सबसे पहली बात करें तो ये उपाधि वगैरह लेता है। तो परम सौगात की उपाधि इन्होंने ली थी, उत्तरापद स्वामी की उपाधि ली। अभी उत्तरापद स्वामी का मतलब क्या होता है? वो देखो, एक को दक्षिणापद होता है, एक को उत्तरापद होता है। उत्तरापद का मीन्स उत्तर भारत, दक्षिणापद में दक्षिण भारत की तरफ। तो उत्तरापद स्वामी नहीं, उत्तर भारत का स्वामी है ये। मतलब उत्तर भारत इन देखो बंगाल, बिहार इतने बड़े प्रांत पे इन्होंने कब्जा कर रखा था। तो इसलिए इन्होंने उपाधि वगैरह उत्तरापद स्वामी की उपाधि ली इन्होंने, ठीक है? परम सौगात, उत्तरापद स्वामी का उपाधि इन्होंने धारण करी थी, ठीक है? तो इन्होंने इसके अलावा आपने सुना होगा भागलपुर, बिहार का एक जिला है भागलपुर, ठीक है? इन्होंने धर्मपाल नामक ये शासक नहीं, जो कि पाल वंश का राजा था, इन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना इन्होंने करी थी। तो बिहार स्पेशल बीपीएससी में एक क्वेश्चन यहाँ से ही पूछा गया था कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ पे है? तो भागलपुर में है, ठीक है? एक क्वेश्चन ऐसा भी बन के आया था कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी थी? तो धर्मपाल ने करी थी, ठीक है? तो ये क्वेश्चन तो बीपीएससी ने पूछा हुआ है। और इसे इस याद रखना, ये जो क्वेश्चन है ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पाल वंश को स्थापित किसने किया था? तो गोपाल ने इसको स्थापित किया था,
ठीक है। उदनपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ कहीं ना कहीं, ठीक है। उदनपुरी विश्वविद्यालय को स्थापना गोपाल नामक शासक ने की थी, जो कि पाल वंश का संस्थापक था। बात करते हैं सोमपुर बिहार की बात करते हैं। सोमपुर बिहार मैंने बताया था कि ये बांग्लादेश में है, ठीक है। अभी तो सोमपुर बिहार की स्थापना धर्मपाल ने करी थी, ठीक है। और नालंदा विश्वविद्यालय की बात करता हूँ। नालंदा विश्वविद्यालय, देखो नालंदा विश्वविद्यालय को स्थापना करने वाले धर्मपाल नहीं थे। नालंदा विश्वविद्यालय को स्थापित करने वाले गुप्त वंश के राजा कुमारगुप्त थे। कुमारगुप्त थे, ठीक है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के बेटे कुमारगुप्त थे, ठीक है। तो वो उन्होंने स्थापित किया था इसको। लेकिन अब ये बात है कि अब नालंदा को 200 गांव दान के रूप में बंगाल का एक शासक धर्मपाल ने दिया था। अब 200 गांव गांव दान करी, तो 200 गांव से होने वाले जो दूध होगा, जो अनाज होगा, जो वहां से कर आएंगे, सब कौन लेगा, सब सब किसको किसके लिए होगी, नालंदा विश्वविद्यालय की होगी। क्योंकि आपको ये बात ध्यान रखना पड़ेगा कि दुनिया की पहली हॉस्टल फैसिलिटी वाली यूनिवर्सिटी आपका नालंदा ही था। तो आप ध्यान रखना, धर्मपाल नामक शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय को 200 गांव दान दिए थे। उन 200 गांव से होने वाली आमदनी, वहाँ का टैक्सेस, वहाँ का दूध, वहाँ का खाद्यान्न, जितनी भी टैक्सेस के फॉर्म में आएंगे, सब नालंदा विश्वविद्यालय को प्राप्त होती थी, ठीक है। इसके अलावा एक गुजरात की कवि है सोड्डल। सोड्डल नामक कवि ने ही उत्तरापद स्वामी की उपाधि इनको दी थी, ठीक है। उत्तरापद स्वामी की उपाधि इनको मिली है। धर्मपाल को उत्तरापद स्वामी को उपाधि देने वाले कौन थे, गुजराती कवि सोदगल ने इनको उपाधि दी थी। उत्तरापद स्वामी को उन्होंने उपाधि दी थी, समझे। अब बात करते हैं देवपाल की। अब देवपाल ने क्या करा, देवपाल ने क्या करी, अभी तक देखो ये गोपाल के टाइम में और आपका धर्मपाल के समय, इन दोनों के समय पाल वंश की राजधानी पाटलिपुत्र हुआ करती थी। बाद के दिनों में जब देवपाल राजा बनता है, तो उन्होंने पाटलिपुत्र से राजधानी मुंगेर को स्थापित किया, मुंगेर में स्थापित किया। और मुंगेर बिहार का एक जिला है, मुंगेर। अभी बीपीएससी 17 में क्वेश्चन पूछा गया था कि मुंगेर जो है वो क्या है। अब दक्षिण बिहार का मैदान है, दक्षिण बिहार का पहाड़ी क्षेत्र है, उत्तर भारत का मैदान है, या उत्तर भारत का पठार क्षेत्र है, क्या है एक्चुअली। तो इसका आंसर बीपीएससी ने दिया था कि ये दक्षिण बिहार का पठार है, ठीक है। दक्षिण बिहार का पहाड़ी क्षेत्र है, दक्षिण बिहार का पहाड़ी क्षेत्र है, ठीक है। ठीक है। खड़गपुर की पहाड़ी वगैरह यहाँ पे है, तो इसको हम जो है दक्षिण बिहार का पहाड़ी क्षेत्र के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा भी दक्षिण बिहार में बहुत सारी पहाड़ी क्षेत्र भी है, ठीक है। और हम बात तो ठीक है, तो मुंगेर मुंगेर में अपनी राजधानी स्थापित उन्होंने करी थी। राजधानी जो है पाटलिपुत्र से मुंगेर इन्होंने स्थापित करी थी, ठीक है। तो उदंतपुरी बिहार की स्थापना आप ध्यान रखना, उदंतपुरी नालंदा में है, नालंदा में बिहार शरीफ है, बिहार शरीफ में एक जगह है उदंतपुरी। तो उदंतपुरी विहार की स्थापना इन्होंने करी थी। उदंतपुरी विहार की स्थापना देवपाल ने करी थी, ठीक है। तो इसके अलावा भी आपको पता होगा जावा, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया का एक द्वीप है जावा। तो जावा के शैलेंद्र वंशीय शासक था बालपुत्र देव। बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड बाय द बीपीएससी इन 68 बीपीएससी आई थिंक, ठीक है। 68 बीपीएससी में आई थिंक ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जावा का शैलेंद्र वंशीय शासक कौन थे, जिन्होंने पाल वंश शासक देवपाल से नालंदा में बौद्ध विहार स्थापित करने की बात कही थी, ठीक है। ये अपने उनके लिए राजदूत भेजा था। तो वो बालपुत्र देव था, यहाँ नाम मेंशन नहीं है, लेकिन याद रखना वो बालपुत्र देव था। बालपुत्र देव उस राजा का नाम था, जो कि जावा के शैलेंद्र वंश से राजा थे, ठीक है। और आपको इतना ही नहीं याद रखना है कि उन्होंने नालंदा में महाविहार या बौद्ध विहार बनाने की बात करी। इसके अलावा उन्होंने ये बात रखी थी उसके राजदूत ने कि हमें मतलब वो महाविहार चलता रहे, अच्छे तरीके से मैनेज होता रहे, तो उसके लिए 5 गाँव भी दान के तौर पे उन्होंने माँगा था। और देवपाल ने वास्तव में उस शैलेंद्र वंश शासक बालपुत्र देव को के कहने पर उन्होंने देवपाल ने उनके रख-रखाव के लिए, उस महाविहार के रख-रखाव के लिए 5 गाँव दान के रूप में दिया। यानी वही चीज़ें, जैसे कि जो 5 गाँव से होने वाली आमदनी वो किनको जाएगी? वो जाएगी उस महाविहार को, जो कि बालपुत्र देव ने बनाई है नालंदा में, ठीक है। इसके अलावा भी आप देखते हो कि देवपाल के समय एक अरबी अरबी यात्री जिसका नाम था सुलेमान, वो भी भारत आया था। और उसने पाल वंश को रूहमा करके इन्होंने संबोधित किया था। और रूहमा का अरेबिक अरेबिक मीनिंग होता है आपका दयालुता, परोपकारिता, काइंडनेस, ठीक है। तो इन्हीं कहने का मतलब ये शायद उनका ये रहा होगा कि ये धर्म परोपकारिता पे आधारित है, ठीक है। शायद इसलिए उन्होंने इनका नाम रूहमा करके उन्होंने बोला होगा, ठीक है। इसके अलावा भी आप बाद के शासक की बात करें, तो बाद में शासक आया बिग्रहपाल। तो बिग्रहपाल के कोई काम मेंशन नहीं होती बुक में, और खैर उनका कार्यकाल भी कम ही है रहा होगा, इस वजह से उन्होंने कुछ काम भी नहीं किया होगा। खैर अब बात करते हैं बिग्रहपाल। बिग्रहपाल के बाद है नारायण पाल। नारायण पाल, इनके भी मेंशन नहीं है कि उन्होंने क्या काम करा है इतिहास में, इतिहास के बुकों में, ठीक है। उसके अलावा अब बात करते हैं महिपाल की। तो
दो शासक महिपाल आए थे, महिपाल प्रथम, महिपाल द्वितीय। अब महिपाल दो नाम है तो क्यों, मतलब दो दो नाम है, इसलिए आइडेंटिफाई करने के लिए, अच्छे से पहचानने के लिए इन्होंने एक का नाम महिपाल रख दिया हुआ इतिहासकारों ने, दूसरे का नाम महिपाल द्वितीय रखा था। तो महिपाल प्रथम के क्या क्या काम है, तो ध्यान रखना, पाल वंश का वास्तविक संस्थापक यही थे, पाल वंश का रियल फाउंडर यही थे। आप कहोगे ऐसा क्यों सर, क्योंकि आप देखते हो धर्मपाल जो है कन्नौज का तिब्बत से संघर्ष में लगा रहा और सारी पाल वंश तितर बितर हो गया था। इस उल्टी पुल्टी परिस्थितियों में अब उस वंश को, यानी पाला डेंसिटी को पुनर्स्थापित किया, रीजनरेट किया, मतलब रिफाउंड किया, कहने का मतलब रिफाउंड जो उन्होंने करी थी वो महिपाल प्रथम ही थे, इसलिए महिपाल प्रथम को पाल वंश का वास्तविक फाउंडर के तौर पे इसको हम जानते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपने मैंने बताया था कि तिब्बत में इन्होंने अपने राजदूत को भेजा था, दीपांकर नामक एक बौद्ध भिक्षु को उन्होंने भेजा था तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। तो महिपाल प्रथम के समय ही तिब्बत में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए दूतमंडल भेजा गया था, ठीक है। इसके अलावा इनका एक दरबारी दरबारी था जिसका नाम था दयाभाग। तो दयाभाग नामक दरबारी कवि ने जिमुत बहान एक ग्रंथ है, उन्होंने उनकी रचना करी थी, ठीक है। और आपको पता है महिपाल प्रथम की हत्या कैसे हुई थी, महिपाल प्रथम की हत्या, दक्षिण में एक राजा होता है, चोला डायनेस्टी का एक राजा होता है, राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम ने ही अपनी राजधानी गंगई वो राजधानी नहीं, अपनी उपाधि रखा था गंगई कोंडचोलपुरम, ठीक है। तो इन्होंने उपाधि ली थी, और एक्चुअली क्या हुआ था कि उत्तर भारत में जब विस्तार कर रहे होते हैं तो इसी क्रम में महिपाल प्रथम का राज आता है, ठीक है, बंगाल वगैरह आता है। तो वो जब राजा स्थापित कर चले जाते हैं तो उन्होंने क्या करा, इनको पराजित कर दिया, तो महिपाल मैदान छोड़ कर भाग गया और फाइनली इसकी हत्या भी हुई थी, महिपाल प्रथम के समय इसकी हत्या हुई थी, ठीक है। महिपाल प्रथम की हत्या मतलब ये राजेंद्र वंश के चोल वंश के राजा राजेंद्र प्रथम ने करी थी, ठीक है, ऐसा मेंशन है। अब बात करते हैं महिपाल द्वितीय के बारे में बात करते हैं। तो महिपाल द्वितीय के समय मात्र एक घटना आपको याद करनी है, केवर्त नाम की जनजाति ने इनका विरोध किया था, मतलब केवर्त नामक जनजाति का विद्रोह इन्हीं के समय हुआ था और महिपाल द्वितीय की हत्या होती है। महिपाल प्रथम, महिपाल द्वितीय दोनों की हत्या होती है। महिपाल प्रथम की हत्या राजेंद्र प्रथम के विजय अभियानों के दौरान हुआ था, महिपाल द्वितीय की हत्या केवर्त जनजाति के द्वारा होने वाले विद्रोह के दौरान हो गया था। बात करते हैं रामपाल की। रामपाल भी शासक हुआ। रामपाल जो है उनके दरबारी कवि थे संध्याकार नंदी, संध्याकार नंदी। संध्याकार नंदी की एक रचना है जिसका नाम है उसकी रचना का नाम है आपका रामपाल चरित्र, मतलब रामपाल जो राजा रहा होगा उनका चरित्रों का वर्णन उन्होंने अपनी पुस्तक में करी थी, ठीक है। तो इसी पुस्तक में ना सबसे पहली बार केवर्त नामक जनजाति में केवर्त नामक जनजाति के विद्रोह को दर्शाया गया, दिखाया गया, वर्णन की गई है, ठीक है। और ठीक है, तो ये उसके बाद मदन पाल लास्ट रोल रहा है, ये इस वाज द अंतिम शासक, ये अंतिम शासक था। महिपाल जो है महिपाल वो अंतिम शासक है। पाला डायनेस्टी का अंतिम जो रूलर था वो आपका महिपाल मदन पाल था, ठीक है। अब एक घटना आपको जो पता होना चाहिए कि कन्नौज का तिब्बत से संघर्ष है क्या, ठीक है। तो कन्नौज का तिब्बत से संघर्ष है क्या, ये भारत का मैप आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो गुजरात में एक शासक था गुर्जर प्रतिहार, ठीक है, गुजरात में था गुर्जर प्रतिहार, और दक्षिण में था राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट का वंश का जो रीजन था वो तमिलनाडु और कर्नाटक का कुछ रीजन था, ठीक है। इसके अलावा पाल वंश को देखते हैं, पाल वंश का रीजन बंगाल और बिहार वाला प्रांत था, और इन्होंने और इनके शासक धर्मपाल था। ध्यान रखना, कन्नौज का तिब्बत से संघर्ष में कौन पार्टिसिपेट करते हैं, पाल वंश का राजा धर्मपाल, राष्ट्रकूट वंश का राजा ध्रुवसेन, और गुर्जर प्रतिहार का राजा वत्सराज। ये तीन राजा ही इन तीन लड़ते हैं कन्नौज के लिए। अब सर कन्नौज के लिए क्यों, मतलब कन्नौज में ऐसा क्या है कि ये तीनों पक्ष लड़ाई कर रहे हैं। एक्चुअली कन्नौज महत्वपूर्ण शहर है, जिस प्रकार आज के टाइम में आप देखोगे बॉम्बे महत्वपूर्ण शहर है, दिल्ली महत्वपूर्ण शहर है, और बेंगलुरु वगैरह महत्वपूर्ण शहर है। अगर मान लो भारत में राजतंत्र होता, तो अगर कोई भी राजा होता तो ये वो जरूर चाहते हैं कि एक बार बॉम्बे को, दिल्ली को और बेंगलुरु को कब्जा कर लिया जाए। अब ये कहने वाली बात है कि ये कब्जा कर लिया जाए क्योंकि यहाँ से रेवेन्यू जनरेशन ज़्यादा है, कमाई ज़्यादा है राजा के लिए, ठीक है। तो उस जमाने में कहा जाता है कि कन्नौज बहुत महत्वपूर्ण सिटी था। सिल्क रूट जो चाइना सिल्क प्रोडक्शन के टाइम, चाइना वाज फेमस फॉर द सिल्क कल्टीवेशन, ठीक है, उस दौरान, ठीक है। तो अब ड्यूरिंग पहला डेंसिटी, तो अब वो क्या हुआ था, एक सिल्क मार्ग बना हुआ था, मतलब वो चाइना से सिल्क वगैरह लोग व्यापारी लगे और कन्नौज के रास्ते से निकल जाते, नहीं कन्नौज एक रास्ता था, रूट था, कन्नौज के रास्ते से निकल जाते थे, मतलब एक रूट बना हुआ था और उसमें एक रूट में कन्नौज भी आता था। तो अब जो भी व्यापारी वगैरह जाते थे तो टैक्स के तौर पे कभी कभी गोल्ड दे दिया करते थे, टैक्स के तौर पे वो रेशम सिल्क दे दिया करते थे, है कि नहीं, दे दिया करते थे। इसके अलावा भी कन्नौज फेमस था फर्टाइल लैंड के लिए, उपजाऊ भूमि के लिए, जो कि गंगा और यमुना नदी के किनारे बसा हुआ था। इन्हीं गंगा और यमुना के बीच में बसा हुआ था कन्नौज शहर। गंगा और यमुना के बीच में बसे होने के कारण ये बहुत फर्टाइल लैंड था, ठीक है। और शायद इसलिए भी वर्चस्व की लड़ाई थी इन तीनों
त्रिपक्षीय संघर्ष था, ठीक है, 3 राजाओं के बीच में। इसके अलावा भी सर यहाँ पे ऐसा क्या था, तो जिसकी लड़ाई हुई थी, तो ये कन्नौज जो था उपजाऊ भूमि तो था ही, टैक्स के तौर पे राजा को सोना मिल सकता था, सिल्क मिल सकता था, और ठीक है, और कुछ खाद्यान्न फसलें वगैरह टैक्स के तौर पे लोग वगैरह दे सकते हैं। यानी कहने का मतलब क्या हुआ है, यानी ये अगर यहाँ पे इस शहर को अगर जीत लिया जाता, तो उस राजा के लिए एक अच्छा ढानानट है, मतलब काफ़ी अच्छा धन की प्राप्ति हो सकती थी इससे, ठीक है? तो बस मात्र इसी की लड़ाई थी, कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष मात्र इसी की लड़ाई थी कि उनको उस कन्नौज को जीतना था, और जीतने का मकसद मैंने आपको बता दिया था कि वहाँ से होने वाली अत्यधिक आय, वहाँ की उपजाऊ भूमि, वहाँ की सिल्क रूट जो कि जहाँ से राजा को अधिकतर मात्रा में टैक्स के तौर पे कर के तौर पे उनको सोना मिल जाता, या फिर सिल्क वगैरह मिल जाता, ठीक है? तो ये लड़ाई हुई थी। तो ये आप जानेंगे जो तिरुपति संघर्ष में राष्ट्रकूट और राष्ट्रकूट वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश और पाल वंश। अब ये राष्ट्रकूट वंश कहाँ स्थापित हुआ है? तो कर्नाटका और तमिलनाडु वाले रीजन में ही है। गुर्जर प्रतिहार कहाँ है? गुजरात में है, ठीक है? ये राजपूत वंश है, और पाला डेंसिटी आपने देखा कि ये पाला डेंसिटी बंगाल, बिहार के अंदर है। तो तीनों का रीजन आपको पता चल गया है कि नहीं? राष्ट्रकूट वंश के जो राजा हैं वहाँ पे कौन है? वो ध्रुवसेन है। गुर्जर प्रतिहार के राजा वत्सराज हैं, और पाल वंश के राजा धर्मपाल हैं। अब तीनों के बीच संघर्ष हुआ। कहा जाता है कि प्रथम फेज में क्या हुआ? सर्वप्रथम राजा वत्सराज था। राजा वत्सराज कौन थे? मतलब गुर्जर प्रतिहार के राजा वत्सराज ने कन्नौज पर अटैक किया था, यानी कन्नौज ये रहा बचा, ठीक है? ये कन्नौज है, और कन्नौज पे इन्होंने अटैक किया, ये कन्नौज है, ठीक है? ये जो रीजन है ना, कन्नौज, ये पाला डेंसिटी, यहाँ पे गुर्जर प्रतिहार, ये राजकोट थे, और यहाँ पे आपका कन्नौज बसता है, ठीक है? तो कन्नौज पे अटैक किया इन्होंने। कौन अटैक करते हैं? वत्सराज अटैक करते हैं। वत्सराज कौन है? गुर्जर प्रतिहार, यानी गुजरात के राजा वत्सराज ने कन्नौज पे अटैक किया, सर्वप्रथम इन्होंने। इसके बाद पाल वंश के राजा धर्मपाल ने अटैक किया, ठीक है? इसके बाद, ठीक है, इसके बाद राजकोट राजा धर्मसेन ने अटैक किया, यानी पहले ये इसने अटैक किया कन्नौज पे, बाद में पाल वंश ने अटैक किया, फिर राजकोट ने अटैक किया, मतलब बारी बारी से अटैक वगैरह कर रहे हैं, ठीक है, ये लोग अपने। तो कहा जाता है कि तीनों के बीच संघर्ष हुआ है, इन तीनों के बीच संघर्ष हुआ, और इस संघर्षों में क्या होता है, पहले तो आप देखते हैं कन्नौज पर आधिपत्य को लेकर 200 वर्षों तक लड़ाई होती है, खैर। और सबसे पहले संघर्ष में जीता कौन? कहते हैं कि पहली बात तो गुर्जर प्रतिहार जीता, पहली बार गुर्जर प्रतिहार जीतता है, ठीक है? गुर्जर प्रतिहार कुछ समय तक स्थापित होता है। फिर पाल ने अटैक किया, तो पाल ने भी गुर्जर प्रतिहार को हराया, और पाल वंश कुछ सालों तक स्थापित हुआ यहाँ पे, ठीक है? फिर राजपूत ने भी अटैक किया, राजपूत भी रहे। लेकिन कहने का मतलब क्या हुआ, इन तीनों वंशों ने भी कुछ समय तक उन्होंने अपनी प्रभुत्व स्थापित किया कन्नौज में। पाल वंश ने भी अपने कुछ समय तक अपना वर्चस्व स्थापित किया था। लेकिन कहने का मतलब हुआ कि अंतिम जो सफलता प्राप्त हुई, किनको हुई थी? गुर्जर प्रतिहारों को ही अंतिम सफलता हुई। वही विनर हुए इस त्रिपक्षीय संघर्ष में, ठीक है? और कहा जाता है कि इतिहास में ये सबसे लंबी चलने वाली लड़ाई है, करीब 200 वर्षों तक ये लड़ाई चली थी, ठीक है? करीब 200 वर्षों तक ये कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ, और इस प्रकार फाइनली गुर्जर प्रतिहार के हाथों में गुर्जर प्रतिहार के हाथों में ये आपका कन्नौज आ गया, ठीक है? तो फाइनली यही लेसन खत्म होता है। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और आप इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। आगे जैसा आप कमेंट करेंगे उसके अकॉर्डिंग वीडियो बनाई जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद।